बात करेंगे गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए दर्दनाक हादसे की। दरअसल इस हादसे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक शमशान स्थल पर हुए निर्माण की पहले भी शिकायत हुई थी। इस मामले में 2 शिकायती पत्र सामने आए हैं। 16 जून 2020 को पहला पत्र जिला मजिस्ट्रेट को लिखा गया था, जिसकी प्रतिलिपि प्रमुख सचिव नगर विकास को भी भेजी गई थी, जबकि दूसरा पत्र 10 जुलाई 2020 को नगर पालिका के ईओ को लिखा गया था। दोनों ही पत्रों में घटिया निर्माण कार्य की शिकायत की गई थी। दोनों पत्र विजयपाल नाम के शख्स की तरफ से लिखे गए थे, लेकिन बता दें आपको कि दोनों पत्रों पर ही कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है कि 24 से 25 जिंदगियां अपनी जान से हाथ धो बैठी। तो दोनों ही पत्रों में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत की गई। ये रहे वो 2 पत्र। जो पहला पत्र 16 जून 2020 को लिखा जाता है, उसके बाद 10 जुलाई 2020 को दूसरा पत्र लिखा जाता है। जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई पहले पत्र में, ईडी को दूसरा पत्र लिखा गया, लेकिन बावजूद इसके शिकायत हो रही थी लगातार। एक नहीं 2-2 पत्र लिखे गए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस तरफ कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी ने इस तरफ ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा और पूरा निर्माण देखिए कैसे हो गया। और उसके बाद में आज इतना बड़ा हादसा हो गया कि इतने लोगों की जिंदगी चली गई। अब ऐसे में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कुछ सवाल पूछना चाहता है और उम्मीद करता है कि इन सवालों के जवाब जरूर मिले। सवाल नंबर 1 कि दोनों पत्रों का संज्ञान आखिर क्यों नहीं लिया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा हम अगले सवाल पर आते हैं और पूछना चाहेंगे कि घटिया निर्माण की बात सामने आई तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, किस बात का इंतजार था, क्या वाकई इसी तरीके के हादसे का इंतजार था जो कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा सबसे अहम सवाल जो है वो ये कि हादसे का इंतजार क्यों करते रहे अधिकारी, क्यों हादसे के बाद अब तमाम बातें निकल करके सामने आ रही है। सब कुछ जब सामने था आंखों के तो फिर किस बात का इंतजार अधिकारी कर रहे थे। इसके अलावा चौथा अहम सवाल ये कि कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों पर आखिर कब होगी कार्रवाई, ताकि आगे कोई और अधिकारी इस तरीके की लापरवाही न बरत सके और 10 बार सोचे ऐसी कोई भी लापरवाही बरतने से पहले। इसके अलावा 5वां सवाल हमारा ये कि शिकायत मिल गई थी, शिकायत मिलने के बाद भी कार्रवाई ना करने वाले अधिकारी दोषी नहीं है क्या, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, क्योंकि जिन्हें शिकायत मिली उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया और इसकी वजह से इतना बड़ा खामियाजा इतनी जिंदगियों को भुगतना पड़ा है। न जाने किसी का बेटा गया है, किसी का पिता गया है, किसी का पति गया है, लेकिन पूरे के पूरे घर उजड़ गए हैं बहुत से लोग, क्योंकि कई फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें कमाने वाला शख्स एक ही था, लेकिन वो भी आज इन लापरवाहियों की वजह से अपनों के बीच नहीं रहा। दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से पवन और लखनऊ से विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पवन, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। कितनी हैरानी होती है और कितनी लापरवाही भरी बात ये सामने आती है कि एक बार नहीं 2-2 बार शिकायती पत्र लिखा गया। नहीं लगता पवन कि वक्त रहते अगर उन शिकायतों को संज्ञान में ले लिया जाता, उस पत्र पर ध्यान दे लिया जाता, तो शायद आज जो लोग अपनों से बहुत दूर चले गए हैं, कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे, आज अपनों के बीच जिंदा होते। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो सवाल उठा रहा है वो साफ तौर पर बहुत वाजिब सवाल उठा रहा है। अगर 2 शिकायती पत्र निकले थे, 2 शिकायती पत्र दिए गए थे अधिकारियों को, तो उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, यानी ये घोर लापरवाही और ये साफ तौर पर अनियमितताओं को बढ़ाता हुआ काम दिखाता है। मैं आपको बता दूं कि मुरादनगर की घटना के बाद अब धीरे धीरे जब ये पत्र वायरल हुए हैं तो इसमें साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि जवाबदेही कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से लेकर नीचे तक के अधिकारियों तक थी, लेकिन इन पत्रों ने यह साफ कर दिया है कि किसी ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया और इतनी बड़ी घटना को दावत दी गई। यानी जो पहले से निर्माण कमजोर था, जो पहले से निर्माण घटिया हो रहा था, इसकी जानकारी भी दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो और शिकायतों की तरह फाइलों में खो गई या दब गई, या अगर किसी संबंधित अधिकारी को भेजी भी गई तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया। इन सभी पर एक्शन बनता है और इन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग वहां के स्थानीय लोगों ने उठाई है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इसी बात को लेकर जाम लगाया था, इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि हमारे जो 20 से जो लोग चले गए हैं उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, इसीलिए मुआवजा बढ़ाने की मांग की गई थी। और सबसे बड़ी एक मांग थी उसके बीच में कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये सवाल उठा रहा है कि कब होगी ऐसे दोषी अधिकारियों पर
कार्रवाई जो इतनी मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने किसी के घर का चिराग बुझा दिया, किसी के घर का जो काम करने वाला था वो उनसे दूर हो गया। बिल्कुल। तो पवन हमारे साथ बने हुए हैं, विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि आखिर क्यों हादसे का इंतजार अधिकारी करते रहते हैं, क्यों शिकायत मिलने के बाद उस तरफ संज्ञान में नहीं लेकर के आते, क्यों वो इतनी लापरवाही बरतते हैं कि उनकी वजह से किसी को अपनी जान देकर के खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए, बिल्कुल इन दोनों ही पत्रों को अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो बहुत ज्यादा पुराने पत्र नहीं है। 16/7/2020 मतलब साफ है कि जब ये निर्माण कार्य तभी ये लेटर लिखा गया था और लगातार इस बात को लेकर 2 लेटर लिखे गए कि घटिया जो सामान है वो प्रयोग किया जा रहा है निर्माण कार्य में। ऐसे में एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि जानबूझकर भ्रष्टाचार किया गया था और लापरवाही इसको नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल सीधे तौर पर एक बड़ा क्राइम है और सरकारी कामों में जिस तरह से ये कहा जाता है कि कमीशन बाजी होती है और जो ऊपर तक कमीशन पहुंचता है, तमाम अधिकारी इसमें लिप्त होते हैं, तो ये अगर जांच अभी और आगे होगी तो इसमें अभी कोई और अधिकारी भी जांच के दायरे में आएंगे। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी निर्माण कार्य जब होता है तो उसमें बाकायदा फाइल पास होने से लेकर फाइल अप्रूवल होने तक, उसमें बजट पास होने तक तमाम जो प्रावधान होते हैं उन सब जगहों पर एक कमीशन का खेल होता रहा है और उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर कई बार इस तरह की चीजें सामने आई भी हैं। और लगातार ये जो 2 लेटर हैं साफ तौर पे इसमें दिखाई पड़ रहा है कि लिखा गया है कि घटिया सामानों का प्रयोग किया जा रहा है, घटिया सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्माण कार्यों को लेकर कोई भी जांच कमेटी नहीं बनाई गई। ठीक है, कोई भी विशाल आएंगे आपके पास। मंत्री मोहसिन रजा साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा जी, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, घटिया निर्माण की बात सामने आई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, हादसे का इंतजार अधिकारी करते रहे, उसका खामियाजा ये भुगता कि ना जाने आज कितने घरों का चिराग बुझ गया। सर नहीं, बिल्कुल भी आप देखें, इसी बात को गंभीरता से लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ आदेश कर दिया है कि जो भी अनियमितताएं हुई हैं, जो भी लोग उसमें शरीक रहे हैं, जिनका भी दोष साबित होगा, जो भी लोग, जैसे आपने भी चिट्ठी का जिक्र किया, उस चिट्ठी को क्यों इग्नोर किया गया, किसने किया, ये सब जांच के बाद सामने आएगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उन पर NA से तामील कराया जाएगा। तो इसलिए किसी को छोड़ा नहीं जाएगा कि कोई भी उसमें शामिल हो। और तो कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों पर सर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी, उम्मीद करें। सॉरी सर, कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी बहुत जल्द। डेफिनेटली होगी, कोई भी हो, मैंने कहा कोई भी हो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने दुख जताया और बड़ी घटना है ये। आगे कोई घटना इस तरह की ना हो, क्योंकि हमारी सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार, हमारा भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति है और जिसने भी इसमें फलीता लगाया है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये योगी सरकार है। मोहसिन रजा सर, शिकायत मिलने के बाद भी कार्रवाई न करने वाले अधिकारी कितने दोषी आपकी नजर में? जो भी मैंने कहा ना कि आपने जो बातों का अभी बात जिक्र किया है वो सारी चीजें अब जांच के बाद अब तो कोई बचने वाला नहीं है इसमें। आपने देखा तत्काल प्रभाव से जो लोग भी और दोषी थे फर्स्ट पहली नजर में उनको जेल भेज दिया गया है और अब उस जांच में जिनके जिनके नाम सामने आएंगे उनको भी जेल भेजा जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, सजा के प्रावधान अदालत के द्वारा जो भी बेस्ट होगा, क्योंकि उनको अब छूटना नहीं चाहिए। इस तरह के लोग जिन्होंने इतनी जानों से खेला है अपने भ्रष्टाचार के चलते, तो ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा योगी सरकार में। मोहसिन रजा सर, एक चीज और समझ में नहीं आती कि सरकार है, आप लोग हैं, खुद सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हर बात पे इतने सक्रिय रहते हैं, हर चीज का संज्ञान खुद से लेते हैं, ऐसे में इन अधिकारियों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती, क्यों वो सरकार को गंदा करने पर तुले रहते हैं? उनको ये मैसेज क्यों नहीं जाता कि उनकी जरा सी लापरवाही कहीं ना कहीं सरकार पर धब्बे का काम करती है? देखिए, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, वो एक कहावत होती है, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। क्योंकि पिछली सरकारों में इन्होंने ऐसा किया है। हमारी सरकार में कुछ लोग हैं अभी बचे हुए और इस तरह से सामने आ रहे हैं और ऐसे लोगों को कतई भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी और जो भी लोग दोषी हैं ये मानकर चलिए उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी।
बिल्कुल सर, उम्मीद यही है कि इस गंद को जल्द से जल्द आप दूर कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि काफी वक्त हो गया आपकी सरकार को आए हुए भी। अगर पुराने लोग ही बने रहेंगे तो फिर आपकी सरकार को चुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा सर, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बातचीत करने का और अपनी राय रखने का। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं पवन और विशाल, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, आपने सुना मोहसिन रजा साहब को कि कह रहे हैं कि ये लोग पुराने लोग हैं जो इनकी आदत नहीं जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, सवाल भी आप इसे पूछे जाएंगे। अगर ऐसे लोग हैं तो अब तक उनको चिन्हित क्यों नहीं कर पा रही आपकी सरकार? क्यों उन्हें नहीं हटाया जा रहा उनके पद से? क्या और किसी बड़े हादसे का इंतजार? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुरादनगर की घटना और जेई जो अपॉइंट किया गया था वो मोदी नगर का। क्या मुरादनगर में कोई जेई नहीं था? क्या मुरादनगर में कोई ऐसा अधिकारी मौजूद नहीं था जो इस पूरे निर्माण कार्य की जिम्मेदारी लेता, चेक करता? और 2 महीने पहले जो जेई थे चंद्रपाल, वो रिटायर हो गए। यानी जब निर्माण कार्य पूरा हो गया वो रिटायर हो गए और वो अपने घर चले गए। अब जिम्मेदारी उन पर थोपी जा रही है। वो मोदी नगर में पोस्टेड थे और उन्हें मुरादनगर के कंस्ट्रक्शन के काम में अटैच कर दिया गया। इसमें साफ तौर पर जाहिर है कि उन्हीं अधिकारियों को चुना जा रहा है, अधिकारियों द्वारा, जो पहले से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हों, जो पहले इस तरीके के कामों को आसानी से करवा लेते हों, जो शिकायत मिलने के बाद उन फाइलों को दबा लेते हों। ऐसे ही अधिकारियों को क्यों सम्मिलित किया जाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या इसकी जानकारी ऊपर लेवल तक नहीं थी? क्या इसकी जानकारी जिला प्रशासन तक नहीं थी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल इस समय जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार से पूछ रहा है, अधिकारियों से पूछ रहा है कि क्यों जिम्मेदारी जवाबदेही तय नहीं की गई। अगर शिकायतें निकलकर सामने आने लगी तो इंजीनियर चंद्रपाल को हटाया जा सकता था, दूसरे इंजीनियर को लगाया जा सकता था, लेकिन उनको नहीं लगाया गया। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। विशाल, क्या लग रहा है, जो बातें अभी तक इस पूरे मामले में निकल करके सामने आई है और जो जानकारी अभी पवन ने साझा की, बहुत अहम जानकारी साझा की है कि खासतौर पर चुनिंदा लोग, वही चेहरे निकल करके सामने आ रहे हैं जिनसे पूरी उम्मीद है कि मिलीभगत करके हम आगे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसे में किस किस की जिम्मेदारी बनती है और कौन ये तय करेगा कि पुराने लोग, अगर पहले से उनका फाइल रिकॉर्ड क्यों नहीं कोई चेक करता कि इन लोगों का पिछला बैकग्राउंड क्या है और क्यों उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे दिया जाता है? किसकी जिम्मेदारी बनेगी ये? देखिए, अगर हम पूरे ठेके की बात करते हैं, जो पूरे निर्माण कार्य की जब हम बात करते हैं, तो नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी अधिकारी हैं, सब के सब इस पूरे मामले में उनकी संलिप्तता रहती है और जिनकी संलिप्तता नहीं रहती है उनको प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाता है। और अगर आप इस 2 लेटरों को बहुत गौर से देखिए तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि किस तरह से घटिया निर्माण किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है। एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि तमाम जो सरकारी काम के जो ठेके होते हैं उसमें ठेकेदार को ये स्पष्ट निर्देश होते हैं कि जो निर्माण कार्य कराओगे उसमें एक परसेंटेज पहले ही अधिकारियों तक पहुंचना चाहिए। दूसरा चीज, जब ठेकेदार के पास काम पहुंचता है तो उसमें कई परसेंट वो पहले ही दे चुका होता है, तो ऐसे में उस पैसों का जो भुगतान है वो पहले अग्रिम कराता है। पहला जो राउंड होता है उसमें वो क्या करता है कि जो बालू या मोरंग, जो सीमेंट का प्रयोग होना होता है, उसमें वो अक्सर क्या करता है कि बहुत घटिया क्वालिटी की जो सीमेंट है वो लगाई जाती है। दूसरी चीज, उसमें ये भी प्रावधान कहता है कि जहां पर मोरंग लगने की जरूरत होती है वहां पर जो है बालू लगा दी जाती है ताकि स्ट्रक्चर कुल मिलाकर के विशाल सारा खेल जो है वो परसेंटेज का है। अगर ठेकेदार को परसेंटेज के हिसाब से अपना जो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जितनी रकम में वो तय हुआ है, उसमें उसे ऊपर वाले अधिकारियों को कमीशन देना है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्वालिटी में जो सामग्री लगाएगा उसकी गुणवत्ता में कमी करेगा, तभी वो अपना भी बचा पाएगा। कुल मिलाकर के खेल जो है ये कमीशन का है पूरा। देखिए, बिल्कुल यही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बता रहा हूं कि जब पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है, जैसे कि अगर किसी को सरकारी दीवार खड़ा करने का प्रोजेक्ट मिला है, उसने अगर पूरी सरकारी दीवार खड़ी कर दी तो उसके बाद बकायदा एक मॉनिटरिंग टीम होती है जो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जाती है स्पॉट पर, देखती है कि हाँ ये निर्माण कार्य ठीक है और उसके बाद ही पूरा भुगतान किया जाता है, वरना भुगतान रोक दिया जाता है। तो अगर ऐसी चीजें थी, पहले से इस पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो क्यों नहीं जो है ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया, क्यों नहीं उसकी फर्म को ब्लैक लिस्ट किया गया, क्यों नहीं दूसरे फर्म को जो है काम दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने चहेते ठेकेदारों को अधिकारी काम दिलाते हैं ताकि जो कमीशन है वो बंधा बंधाए मिल जाए और सरकार उत्तर प्रदेश में किसी की रही हो। हकीकत यही है कि जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ड्राइव चलाने की जरूरत है, ड्राइव चलाई जाए, मतलब साफ है कि अभी भी कुछ लोग। बिल्कुल,
तो विशाल हम जानकारी साझा करते हुए पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, जब भी इस तरीके का कोई निर्माण होता है या फिर किसी ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और जब वो काम अपना शुरुआत करता है, निर्माण करता है उस बिल्डिंग का, उस भवन का, तो बाकायदा उसके बाद जब निर्माण कंप्लीट हो जाता है सुपरवाइजर की टीम जाती है, जब उसका पेमेंट की बारी आती है सुपरवाइजर की टीम जाती है और जाने के बाद ये जो निर्माण कंस्ट्रक्शन का काम होता है पूरा, इसकी चेकिंग भी लाइट बंद करके टॉर्च की रोशनी से की जाती है। अगर किसी दीवार पे प्लास्टर भी हुआ है तो उसकी चेकिंग भी लाइट ऑफ करके टॉर्च की रोशनी में की जाती है कि लेवल कितना सही है, कितना माल लगा है, कितनी मोटी परत है। लेकिन ये कुल मिलाकर के सबकी मिलीभगत, लिहाजा सबने आंखें बंद कर ली। कहीं पर भी ना चेकिंग के दौरान ठेकेदार पकड़ा जाता है, ना शिकायत मिलने के बाद ठेकेदार पकड़ा जाता है। मतलब ये खेल बहुत बड़ा है और ऊपर तक चल रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जितने भी सवाल आपने उठाए वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन एक सबसे बड़ी अहम चीज पर गौर करना होगा। अजय त्यागी जब पकड़ा गया और गाजियाबाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ की, उसने उस बात में साफ तौर पर गाजियाबाद पुलिस ने हम लोगों को प्रेस नोट दिया है और प्रेस नोट में यह जिक्र किया गया है कि पेमेंट लेने से पहले 16 लाख का पेमेंट अजय त्यागी ने ईओ और जेई को किया था, यानी निहारिका सिंह और जेई को 16 लाख का पेमेंट किया गया था। क्या लगता है आपको कि ये पेमेंट सिर्फ इन्हीं लोगों तक पहुंचा होगा, इनके ऊपर के अधिकारियों तक नहीं गया होगा? क्या गुणवत्ता की जांच के लिए जो जिम्मेदार हैं उन तक ये पेमेंट नहीं पहुंचा होगा? जरूर पहुंचा होगा, क्योंकि हर लेवल पर अपना एक कट है और साफ तौर पर 25 से 30% कट देने की बात ठेकेदार ने कबूली भी है, जिसे हमने अपने जी मीडिया पर प्रसारित भी किया था। और पुलिस की प्रेस रिलीज में ये साफ है कि 16 लाख रुपए का अमाउंट दिया गया था। 16 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं। अगर 50 लाख का ठेका है और उसमें से 16 लाख रुपए का अमाउंट दिया जा रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर क्या बचाएगा और कैसे बचाएगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर जितनी धांधली कर सकता है वो कर रहा है। इसका जिम्मेदार जाहिर सी बात है, कोई भी ठेकेदार अपनी जेब से अगर जो उसका बजट तय हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट उसका साइन हुआ है, उसमें से वो 16 लाख की रकम अगर इन अधिकारियों तक पहुंचा देगा तो वो ऐसे ही बचाएगा अपनी बचत। वो ऐसे ही करेगा कि 10 एक का माल लगाएगा और उसके बाद में वो भले चाहे कोई मरता है तो मरे, किसी की जिंदगी जाती है तो जाए, किसी की जान नहीं बचती है तो उसकी बला से ना बचे, लेकिन उसने अपना फायदा देख लिया, कमीशन भी पहुंचा दिया, उसकी भी बचत हो गई। अब निर्माण गिरता है तो गिरता रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन और विशाल आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए।